आप घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। छात्रों, आरओ पुस्तक से हम पाठ 12 बाजार दर्शन पढ़ रहे थे, जो कि एक निबंध है और उसका भाग 1 हम पूर्ण कर चुके थे। आज हम भाग 2 देखेंगे। छात्रों, मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि लेखक ने अपने पहले मित्र के विषय में बता दिया था, दूसरे मित्र का भी उदाहरण उन्होंने दिया था, और तीसरे जो पड़ोस में रह रहे हैं भगत जी, उनका उदाहरण वो दे रहे थे। अब भगत जी का उदाहरण उन्होंने क्या दिया कि एक पड़ोस में ही भगत जी रहते हैं, चूरन बेचते हैं, चूरन बेचने का वो काम करते हैं और रोज़ वो चौक बाज़ार जाते हैं, चौक बाज़ार में वो चूरन बेचते हैं। सिर्फ 6 आने का वो चूरन बेचते हैं और उसके बाद क्या कर लेते हैं, जितना बचा हुआ होता है वो बच्चों में बांट देते हैं। यहाँ तक कि उन्हें 25वां पैसे का भी कोई लालच नहीं होता है और वो कभी भी चूरन में कोई लापरवाही नहीं करते। यहाँ तक कि मैंने उन्हें हालांकि मैंने उन्हें कभी ऐसा नहीं देखा कि वो और पैसों के का लालच कर रहे हैं या चूरन में लापरवाही कर रहे हैं, और उन्हें कभी कोई रोग भी नहीं होता, मैंने कभी ऐसा देखा भी नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि मुझे निश्चय ही मालूम होता है कि भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता। अगर बाजार का जादू उन पर चलता होता तो वो रोज़ ही चौक बाज़ार जाते हैं और कुछ ना कुछ खरीद ले आते। लेखक ने कहा है कि आगे लेखक कह रहे हैं कि मुझे ये मत सोचना कि मैं इन पंक्तियों के माध्यम से चूरन बेचने वाला हूँ। मैं कोई चूरन बेचने वाला नहीं हूँ, मैं एक लेखक हूँ और मैं उसी विषय में बात कर रहा हूँ कि वास्तव में एक आदमी है जो किस श्रेणी का आदमी है, जो कि कैसे बाजार को सार्थकता बनाता है। और साथ में लेखक ने बहुत सारी बातों का यहाँ पर उल्लेख किया कि वास्तव में किस तरह से मनुष्य को बहुत सारी शक्तियाँ, चाहे वो पैसों की शक्ति हो, चाहे वो विद्या की शक्ति हो, किस तरह से मनुष्य को वो बना देती है। आगे लेखक ने कहा है कि पैसों की बात अगर मैं कहूँ तो मैं पैदल चल रहा था और मैंने देखा कि एक व्यक्ति गाड़ी में चल रहा है और मैंने फिर उसकी गाड़ी जब मैंने देखी तो मैं अपने आप को कोसने लग गया कि वो ऐसी मोटर मेरे पास भी होती, मेरे माँ बाप के पास ऐसी मोटर होती मेरे, तो कितना अच्छा होता। तो ये शक्ति है जो कि मुझे ईर्ष्या की ओर क्या करता है, धकेलता है। और लेखक कह रहे हैं कि मुझे इस चीज़ से क्या होती है, ईर्ष्या होती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, मनुष्य के अंदर क्या आ जाती हैं, मनुष्य को चूर चूर कर देते हैं। और चूर चूर ही क्यों नहीं, पानी पानी कर जाते हैं जब इंसान सामने वाले के पास सब कुछ दिखता है और स्वयं के पास ये चीज़ नहीं दिखता। तो लेखक कह रहे हैं कि निश्चित आगे लेखक बात कह रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों को कहूँगा कि जो धार्मिक भी हैं और नैतिक भी हैं, आत्मिक भी हैं, जिन पे कि इन सब चीज़ों का असर नहीं करता, वो लोग स्पिरिचुअल कहलाते हैं। परंतु लेखक कह रहे हैं कि अगर मैं बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ परंतु मुझे इन शब्दों में ज़्यादा रुचि नहीं है, फिर भी मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा स्पिरिचुअल संतोष है। अगर मनुष्य के अंदर संतोष है तो उसको और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। यदि उसके पास सच्चा बल है तो वह सच्चा कहलाएगा, वो संयमी कहलाएगा। मनुष्य का संयमी होना, संतोषी होना बहुत आवश्यक है। आगे लेखक कह रहे हैं कि मैं अगर बात करूं, लेखक कह रहे हैं कि मैं वैभव की चाह में व्यक्ति को निर्बलता प्रमाणित होती है और निर्बलता ही धन की ओर क्या करता है, हमें झुकाता है। क्योंकि इंसान को जब तक इंसान वैभव मीन्स प्रॉपर्टी की चाह होती है और यही होता है कि इंसान को वो क्या बना देता है, पैसे की ओर झुकाता है और वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की चेतना का जड़ पर विजय कर लेता है। लेखक कह रहे हैं कि एक बार चूरन बेचने वाले भगत जी चौक बाज़ार, चांदनी चौक बाज़ार में खड़े हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने जय राम किया, अर्थात नमस्कार किया। मैंने भी उन्हें जय राम किया और मैंने उन्हें देखा कि उन्होंने आंखें बंद नहीं की, आंखें खुले हैं, यहाँ तक कि वो सबसे मिलते जा रहे हैं। और यहाँ मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो मन में बाजार को कोस रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि
मुझे उनमें लगा कि बहुत सारे बालकों ने भी उनका अभिवादन किया, अर्थात उनको प्रणाम किया, उनसे भी वो सबसे मिले। परंतु मैंने देखा कि तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली न थी। अर्थात वो आंखें खुली थी, लेकिन भौचक्के हो जाने रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पशुपेश उन्हें नहीं था और वो खोए से खड़े नहीं थे। आगे कह रहे हैं, भांति भांति के बढ़िया बढ़िया माल चौक से भरा पड़ा था और किस तरह से चौक से भरा हुआ था और किस तरह से उन्हें देखकर ही ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ हम ले लें, वो चीज़ हम ले लें। परंतु भगत जी के अंदर ऐसा नहीं था। मानो कि वो बाजार को देने के लिए सिर्फ उनके पास एक आशीर्वाद ही, वो विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर थी। क्योंकि कोई रिस्क भीतर नहीं था। देखता हूँ कि उनकी आंखें खुली आंख तुष्ट और मग्न चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े ही रह जाते हैं। कहीं भगत जी रुकते नहीं, रुकते हैं तो सिर्फ एक पंसारी की दुकान में रुकते हैं और वहाँ से 2-4 अपने काम की वस्तुएं ली और फिर चले जाते हैं। बाजार हठपूर्वक विमुखता उन्हें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला मिर्च चाहिए तो वो पूरा बाजार क्या कर लेते हैं, छान मार लेते हैं। किसी भी बाजार को वो नहीं छोड़ते। तभी तक उपयोगी है जब तक कि जीरा नहीं मिलता, अर्थात उनके लिए बाजार का उपयोग तभी तक है जब तक कि उन्हें जीरा नहीं मिल जाता। जीरा मिलने के बाद बाजार का उपयोग उन्हें ख़त्म कर लेता है। ज़रूरत भर जीरा उन्हें ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं बराबर हो जाता है। वो जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए जीरा नमक, बस निश्चय प्रति बल से शेष वह चांदनी चौक आमंत्रण उन्हें व्यर्थ हो जाता है। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि सिर्फ उन्हें जीरा और नमक चाहिए, तो उसके अलावा पूरा चांदनी चौक का जो बाजार है वो उनके लिए क्या है, व्यर्थ है। क्योंकि उनकी आवश्यकताओं की वस्तु प्राप्त होने के पश्चात उन्हें उस बाजार से कोई मतलब नहीं है। वहाँ से सहज ही भाव से ले लिया जाता है। इसके आगे आसपास चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि भगत जी कभी भी कोई भी अनायास ही अनावश्यक वस्तुओं को खरीदते नहीं हैं और उन्हें खुशी होती कि चांदनी चौक सजा पड़ा है, परंतु वह क्या नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते, उसका सिर्फ सीमित ही उपयोग करते हैं। उन्हें सिर्फ आवश्यकताओं की वस्तु को ही चाहिए। और आगे कह रहे हैं कि यहाँ तक कि मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देते हैं जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वह क्या चाहते हैं वह सिर्फ अपनी परचेजिंग पावर दिखाते हैं। लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य मेरे हिसाब से सच्चा मनुष्य वही है जो ये जानता है कि बाजार हमारे लिए कैसा है, हमें बाजार में किन वस्तुओं को लेना है, कौन सी वस्तुएं हमारे लिए उचित हैं। वही लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, न कि वो लोग जो कि अपनी परचेजिंग पावर, खरीदने की जो शक्ति है, पैसे का जो घमंड है, जो दिखावा है, वो ऐसे लोग सिर्फ बाजार को विनाश की ओर ले जाते हैं। और बाजार क्या एक शैतानी शक्ति है, ये अपनी ओर हर किसी को आकर्षित करता है, परंतु वही लोग बाजार का लाभ उठाते हैं जो आवश्यकताओं के अनुसार बाजार को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। लेखक कह रहे हैं कि वही लोग बाजार को सच्चा लाभ भी दे सकते हैं जो आवश्यकता के अनुसार ही बाजार का उपयोग करते हैं। वही लोग बाजार का बाजार रूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाने का। कपट की बढ़ती अर्थ है परस्पर सद्भाव घटी। इस सद्भाव से हास आदमी, आसपास भाई भाई और सुहद और पड़ोसी फिर रह नहीं जा सकते और आपस में कोरे गाहक और बेचे की तरह व्यवहार करते हैं। लेखक कह रहे हैं कि बाजार रूपन अर्थात सिर्फ एक कपट की, एक व्यापारी को सामान बेचना है, चाहे वो अच्छा है या नहीं, सिर्फ फिर बाजार क्या रह जाता है, एक कपट रह जाता है। एक बाजार के अंदर सिर्फ फिर एक बेचने वाला व्यापारी रह जाता है और एक ग्राहक रह जाता है, जो दोनों एक दूसरे को ठगने का पूर्ण प्रयास करते हैं। दोनों ही एक दूसरे से लाभ उठाना चाहते हैं और एक दूसरे को हानि प्रदान करना चाहते हैं। लेखक करें और यह बाजार बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है कि ऐसे बीच में बाजार आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता।
अर्थात ऐसे लोगों में बाजार की सार्थकता नहीं होती जहाँ सिर्फ अपना ही लाभ देखा जाए, बल्कि ये सब क्या है, कपट ही इसमें सफल हो जाता है। इसमें मनुष्य के अंदर जो कपट है, सिर्फ दिखावा ही इसमें क्या हो जाता है। और उपभोक्तावाद अगर की संस्कृति में कहूँ तो वो सिर्फ क्या, आवश्यकताओं के अनुसार चीज़ों को लेना है, न कि दिखावा। आगे क्या करें, निष्कपट का शिकार हो जाता है। ऐसे में बाजार मानवताओं के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषक करता है उसका उसका शास्त्र बना है वह अर्थशास्त्र सरासर क्या है, औंधा है। लेखक करें मेरे हिसाब से जो ऐसे बाजार को बनाते हैं कि जहाँ सिर्फ वस्तुओं को बेचना है, अपना लाभ उठाना है, वो वस्तुएं कैसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे हिसाब से ऐसा अर्थशास्त्र सरासर क्या है, गलत है, मायावी शास्त्र है, और वह अर्थशास्त्र नहीं, अनीति शास्त्र है। तो छात्रों, सबसे पहले एक बार फिर से मैं सारांश बता दूं कि लेखक ने बाजार दर्शन नामक निबंध के माध्यम से अपने पहले मित्र का उदाहरण दिया, जो कि अपनी पत्नी के साथ मार्केट गए और उन्होंने अनायासी बहुत सारी चीज़ों को ले आए जो कि उनकी आवश्यकता के अनुसार थी भी और नहीं भी थी। यहाँ तक कि उनके पास रेल का टिकट भी बाद में नहीं रह गया, पैसे नहीं रह गए, इतना अनावश्यक सामान उन्होंने खरीद लिया। दूसरा मित्र की वो उदाहरण देते हैं कि एक मित्र बाजार गए और बाजार खरीदने के लिए गए, परंतु वो कुछ भी नहीं लाए। लेखक कह रहे हैं कि मेरे पूछने के पश्चात जब मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ क्यों नहीं लाए, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सब कुछ लेना चाहता था, और अगर एक चीज़ लेता तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। तीसरा भगत जी का उदाहरण उन्होंने दिया कि भगत जी ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में बाजार को सच्ची सार्थकता प्रदान करते हैं, जो कि सिर्फ अपने चूरन बेचने के लिए बाजार जाते हैं। पंसारी की दुकान से चूरन बनाने के लिए जो वस्तुएं चाहिए, जो सामान चाहिए, वो लाते हैं, और फिर उन्हें बाजार अपनी जाल में नहीं फंसाता, अर्थात बाजार का जो शैतानी जाल है वो उनको नहीं फंसाता, और वो चुपचाप फिर क्या आ जाते हैं, घर आ जाते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि भगत जी जैसे लोग ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, जो आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को खरीदते हैं और बाजार का लाभ भी आवश्यकता के अनुसार उठाते हैं। लेखक कह रहे हैं कि जो ऐसे लोग बाजार को बिल्कुल भी बाजार नहीं बनाते, जो सिर्फ दिखावा के लिए, परचेजिंग पावर अर्थात खरीदने की शक्ति, परचेजिंग पावर वाले लोग बाजार को क्या करते हैं, विनाश शक्ति प्रदान करते हैं। वे निरर्थक ही प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन को बढ़ाते हैं कि मैंने ये ले लिया तो सामने वाले व्यक्ति को, पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को भी फिर ये आ जाता है कि नहीं, इसने ये चीज़ ले लिया तो मुझे भी ये लेनी है। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें जो है बाजार को क्या करते हैं, गलत दिशा में ले जाते हैं। साथ में लेखक ने कहा है कि बाजारवाद में परस्पर सद्भाव का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, क्योंकि जब बाजार में कपट आ जाता है, एक व्यापारी को सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है, एक ग्राहक को सिर्फ अपना फ़ायदा देना है, और जब दिखावे के लिए वस्तुएं अनायासी खरीदी जाए, सिर्फ दिखावे के लिए, वो वस्तुएं हमारे आवश्यक के अनुसार है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें दूसरों को दिखाना है, तब बाजार में सद्भाव का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। आगे लेखक कह रहे हैं कि बाजार रूपण। अब बाजार रूपण जो शब्द आया है, अर्थात उसमें दिखाने के लिए बाजार का क्या करना, प्रयोग करना। खरीद शक्ति की में क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अर्थात कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए हमारे पास अगर बहुत सारे पैसे हो तो हमारे पास घमंड आ जाता है। और बाजार में शैतानी शक्ति, विनाशक शक्ति और व्यंग्य शक्ति को हम क्या करते हैं, फिर ऐसे में बढ़ाते हैं, उसका बाजार रूपन ही बढ़ाते हैं। इस स्थिति में न तो हम बाजार को फ़ायदा उठा पाते हैं बाजार का, और न ही बाजार को हम क्या करते हैं, सार्थकता प्रदान करते हैं। हम सिर्फ बाजार में दिखावेपन को क्या करते हैं, सिर्फ दिखावेपन को ही क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। साथ में एक शब्द आया, बाजार के जादू चढ़ने का प्रभाव। तो लेखक ने कहा है कि बाजार का जादू जो है हमारे आँखों से चढ़ता है, जिस प्रकार चुंबक लोहे में अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार बाजार भी हमें क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। और जब जेब खाली हो किंतु मन भरा हो पर चल जाता है, तो उसे मालूम होता है कि मैं यहाँ सामान लूँ या वह सामान लूँ, उसे सभी सामान की ज़रूरत और आराम बढ़ाने वाला मालूम होता है। अब बाजार का जादू उतरने
का प्रभाव अर्थात मनुष्य पर जब बाजार का जादू उतरता है तो उसे पता चलता है कि मैं जो जितनी सारी फैंसी वस्तुएं लेके आया हूँ ये बहुत सारे आरामदायक नहीं है, यहाँ तक कि ये आराम में खलल देने वाले हैं, ये हमारे आराम में और खलल देने वाले हैं। तब उसे लगता है कि वह उसे पछतावा होता है कि वास्तव में मैंने ऐसी चीज़ें क्यों ली होंगी, और उसका जो घमंड होता है वह किस में बनता है, गिल्टी हो जाता है, अर्थात उसे घमंड में बाद में पछतावा होता है कि मैंने ऐसी चीज़ें क्यों ली हैं। तो ये सब चीज़ें लेखक ने बताया। साथ में पैसे की व्यंग्य शक्ति लेखक ने कहा है कि जैसे कि पैदल चलने वाला है, सामने से कार या मोटर से निकलता है तो बार बार वो व्यक्ति कोसता है कि मेरे पास भी ऐसा होता है। धूल उड़ाती हुई गाड़ी सामने से जाता है तो मनुष्य कहता है कि अगर मेरे पास भी काश इस प्रकार का होता। तो ऐसे विचार क्या हो जाते हैं, मन में आ जाते हैं और मैं भी ऐसा खरीद लेता। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये पैसे की व्यंग्य शक्ति हमें दिखाते हैं, और मेरे पास पैसे क्यों नहीं हैं। और परंतु ऐसी चीज़ें भगत जी जैसे लोगों पर कोई असर नहीं डालता, उन लोगों पर कोई प्रभाव ऐसी चीज़ें नहीं डालता। तो ये बाजार दर्शन जो पाठ था, ये पूरा पाठ आधारित था कि हमें बाजार का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करना चाहिए। जो बाजार को हम तभी सार्थकता प्रदान करेंगे जब हम अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। साथ में बाजार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम क्रय भी कर सकते हैं, विक्रय भी कर सकते हैं, अर्थात चीज़ों को खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। तो उसे ऐसे ही लोग सफल बनाएंगे जैसे भगत जी जैसे लोग, जो कि आवश्यकता के अनुसार सीमित चीज़ों को खरीदें और बेचें। सो छात्रों, ये था पाठ बाजार दर्शन। कुछ प्रश्न हैं जो आपको करने हैं पाठ के आसपास से, और पाठ के साथ भी प्रश्न हैं जो कि मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स एज अ PDF में दूंगी। आपको साथ में ही वर्कशीट जो होमवर्क आपको मिल रहा है वो प्रॉपर कंप्लीट करना है। आपको अपने नोट्स फेयर नोटबुक में नोट करने हैं।